नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम पे बात कर रहे थे, श्वसन तंत्र पे बात कर रहे थे। आज उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ी सी चीजों को और क्लियर करते हैं कि किस ढंग से इस समय यूपीएससी का अप्रोच है और कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रकृति को भी समझाने का प्रयास किया जाए, तो अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसी के माध्यम से हम क्वेश्चन को आज करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाए, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है और उसी क्वेश्चंस को हम जो भी पिछला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यानपूर्वक पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके पश्चात आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं कि यूपीएससी का क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, बशर्ते उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। अभी मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से कैसे टैग किया जाता है क्वेश्चन को, अभी उसको समझा रहा हूं और उसके पश्चात आप ये देखेंगे कि पाएंगे कि ये पूरा क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। अब यह क्वेश्चन एक कहानी के रूप में दिया गया है कि एक अज्ञात रुधिर वर्ग वाला कोई व्यक्ति है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अगर वो अस्पताल जाता है और इसके पास इतना टाइम नहीं है कि रुधिर को चेक किया जाए, क्योंकि अज्ञात रुधिर वर्ग यहां पर शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसमें से कौन सा ब्लड उसको देना चाहिए ताकि उसकी जान बच जाए। तो सीधा सा क्वेश्चन अगर हम देखें एक लाइन में क्या कहना चाह रहा है, तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जो सभी व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है, या सीधे तौर पे हम बात करें कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, सार्वत्रिक दाता किसे कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि अगर ए बी ओ इन चार प्रकार के रुधिर वर्गों को हम आरएच फैक्टर के आधार पे बांटकर 8 बराबर भागों में बांट दें, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव करके 8 भागों में इसको हम बांट दें, तो उसके पश्चात हम पाएंगे कि ओ निगेटिव जो होता है, ओ निगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से हम जानेंगे। ओ निगेटिव को हम इस वजह से यूनिवर्सल डोनर के रूप से जानेंगे क्योंकि ओ निगेटिव में कोई भी आपका एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण हम किसी को भी रुधिर दे सकते हैं, बशर्ते क्या वहां पे ओ निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसी वजह से ये चाहे जिसको रुधिर दान कर सकता है। तो अगर हम ऑप्शन पे आएंगे तो आपका देख सकते हैं यहां पे ओ आरएच निगेटिव, ओ आरएच पॉजिटिव दोनों ऑप्शन में दिए हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ये एक ऐसा ओ है जिसमें आपका एंटीजन उपस्थित रहेगा। आरएच क्या है? आरएच एक प्रकार का एंटीजन है, तो यहां पे आरएच फैक्टर उपस्थित होने के कारण ये प्रासंगिक नहीं रहेगा, जबकि ओ आरएच निगेटिव जो होता है इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, इस वजह से हम इसको यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है, चाहे वो किसी का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे महिला का हो, और दूसरे का ओ निगेटिव है। दंपति में एक का ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। यानी कि 3 पुत्र जो हैं, 2 जो उसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और एक जो गोद लिया गया है,
उन तीनों का रुधिर वर्ग दे दिया गया है कि एक का रुधिर वर्ग ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है, तीसरे का ओ पॉजिटिव है, तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव में से वो कौन सा रुधिर वर्ग है जो गोद लिए गए बच्चे का है। अब यहां पे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि कैसे और किस तरीके से माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पे होने वाले बच्चों में हम संभावित ब्लड ग्रुप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कैसे असंभावित ब्लड ग्रुप को हम समझ सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि बेसिकली जो रुधिर वर्ग होता है या जो ब्लड ग्रुप होता है, इसके लिए एक जीन आइसोहीमोग्लूटाइनेज नामक एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है रुधिर वर्ग को बनाने के लिए, जो कि आरबीसीज में पाई जाती है। तो हमने आपको बताया था कि अगर एक का दे दिया गया है एबी पॉजिटिव दंपति का और दूसरे का दे दिया गया है ओ निगेटिव, तो पहले हम यहां से यह देख लें कि उनके आने वाले बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, और उसके पश्चात जो हो सकता है ऑप्शन के थ्रू हम कट कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, वही आपका गोद लिए गए बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। कैसे, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। एक का दिया गया है एबी पॉजिटिव, दूसरे का दिया गया है ओ निगेटिव। तो अगर हम इसको जीन के आधार पे बांटने की कोशिश करें, इसको डिकोड करें, तो हमने कहा था एबी पॉजिटिव को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ए पॉजिटिव, सॉरी, उसके पश्चात आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। एक का है एबी पॉजिटिव, दूसरे का है ओ निगेटिव, दूसरे का ओ निगेटिव, पहले का ओ पॉजिटिव है। तो यहां पे आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, आई बी हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, IO, और क्या हो जाएगा, IO हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा था आप क्या करेंगे, पहले बार में इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा IA, और क्या प्राप्त हो जाएगा, IO। इसके पश्चात आप पहले वाले का इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा IA, उसके पश्चात IO। देन आप इसका पहले वाले में गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, IB हो जाएगा, IO प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, पुनः IB का इस लास्ट वाले गुणा कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा IB, और क्या प्राप्त हो जाएगा, IO प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसको हम डिकोड करेंगे तो IAIO क्या होता है, A होगा। IAIO क्या होता है, A। IAIO क्या होता है, A होता है। IBIO क्या होगा, B होगा। उसके पश्चात IBIO क्या होगा, B होगा। यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं कि A प्राप्त हो रहा है। हमने आपको बताया था कि जो दो रहेगा उसको आप एक को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो A दो बार आ रहा है तो एक A को कट कर देंगे, B दो बार आ रहा है तो एक B को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो प्राप्त कौन सा हो रहा है, ब्लड ग्रुप A और B। यानी कि अगर कोई दंपत्ति है जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव O निगेटिव है, तो आने वाले बच्चों में कौन सा संभावित ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो A होगा या तो B होगा। क्या नहीं हो सकता, तो AB नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, O नहीं हो सकता। AB नहीं हो सकता, O नहीं हो सकता, ये असंभावित ब्लड ग्रुप के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पूछा गया है कि गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा, तो हमने बताया है A नहीं हो सकता। A क्या होगा, A आपका क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये संभावित ब्लड ग्रुप होगा, बच्चों में पाया जा सकता है। उसके पश्चात कौन नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता। क्यों नहीं B हो सकता, क्योंकि ये संभावित ब्लड ग्रुप है, ये आने वाले बच्चे में प्राप्त हो सकता है। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक ऑप्शन बच रहा है आपका क्या, O पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम इन दोनों को एलिमिनेट करके इस आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, बस उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के तराजू पे अगर आप तौलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। और वैसे भी यूपीएससी के ट्रेन में मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको एलिमिनेशन की थ्योरी प्रोसेस पता चल गया, चीजों को कट करना सीख गए आप, तो आपको सही आंसर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है,
पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? अगर यहां पे हम बात करें पुच्छ का क्या मतलब होता है, पुच्छ का मतलब होता है बेसिकली अपेंडिक्स। पुच्छ को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र। बृहदांत को अगर हम देखें इंग्लिश वर्जन में तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। इसको क्षुद्रांत को कहा जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। पित्ताशय को कहा जाएगा आपका गाल ब्लैडर और अमाशय को कहा जाएगा आपका स्टमक। तो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन या गाल ब्लैडर या स्टमक, ये किसके थ्रू ये अपेंडिक्स की जैसी संरचना लगी होती है? अपेंडिक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि हमारी जो छोटी आंत होती है, यानी कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और जो हमारी बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उन दोनों का जो जॉइंट्स होता है, उस जॉइंट्स वाले हिस्से पे एक क्रीम रूपी एक संरचना पाई जाती है जो कि अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। कभी उसका मनुष्य यूज करता था अपने पाचन की क्रिया को संपादित करने के लिए। हमने आपको बताया था कि अपेंडिक्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो अपेंडिक्स पहले के समय में जब मानव असभ्य हुआ करता था और पेड़ पौधों की पत्तियों पर, फलों पर ज्यादा निर्भर करता था, तो उस समय कच्चे फलों से या पत्तियों से सेलुलोज की अधिक मात्रा प्राप्त होती थी। तो उस सेलुलोज के पाचन के लिए यह अपेंडिक्स जैसी संरचना महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन जैसे मानव धीरे धीरे सभ्य होना शुरू हुआ तो वह छोटी छोटी चीजों को पकाकर खाने लगा और उसके पश्चात वो अंग, यानी कि जिस अपेंडिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जिस पुच्छ की मैं बात कर रहा हूं, वह धीरे धीरे उसका काम बंद हो गया, वह धीरे धीरे अविकसित होने लगी और आज के समय में मानव शरीर में ये एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। तो हमने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि बक्कल कैविटी के बाद आइसोफेगस, उसके पश्चात अमाशय, अमाशय के पश्चात यहां से हिस्सा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू हो जाता है। ये डियोडेनम, डियोडेनम के बाद इधर हमने बताया था जेजुनम, और जेजुनम के पश्चात ये कुंडली संरचना जो होती है वो इलियम कहलाती है। तो डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके पश्चात ये जो यहां से बड़ी आंत लगा रहता है, जिसको हमने कहा है सीकम, सीकम कोलन रेक्टम, 3 हिस्से हो जाते हैं बड़ी आंत के। सीकम कोलन रेक्टम 3 हिस्से हो जाते हैं बड़ी आंत के। तो ये जो सीकम का हिस्सा होता है और इसी सीकम के हिस्से से ये अपेंडिक्स की जो संरचना होती है ये लगी हुई होती थी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, जो बृहदांत होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसका हिस्सा सीकम होता है, इसी सीकम वाले हिस्से से क्या लगा होता है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि जो ऑक्सीजन जाता है मानव शरीर में, उसका सही पाथवे क्या है, उसका सही रास्ता क्या है? हमने आपको ह्यूमन हार्ट आपको बताया था, पढ़ाया था कि ह्यूमन हार्ट किस तरीके से ब्लड को हमारे ऊतकों तक या कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ऐसे ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो आपका हार्ट में लाया जाता है, उसके पश्चात आपका हार्ट लंग्स को भेजता है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं तक जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ऑक्सीजन का अभिगमन के बारे में बात किया जा रहा है, ऑक्सीजन के अभिगमन की बात किया जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या है, फुफ्फुस के द्वारा। क्यों फुफ्फुस के द्वारा हम शुरू करेंगे पहले? क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर आपका ह्यूमन हार्ट है तो ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड है? अशुद्ध। तो पहले ये अशुद्ध ब्लड कहां पे जाएगा? लंग्स में। कहां पे जाएगा? लंग्स में। और फिर लंग्स में जैसे ही ब्लड जाएगा उसके पश्चात ऑक्सीजन मिलाया जाएगा। तो ऑक्सीजन का अभिगमन पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का पाथवे शुरू कहां से हो रहा है? इस फेफड़े से। फेफड़े का मतलब क्या है? फुफ्फुस। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? लंग्स। तो फुफ्फुस से यानी कि लंग्स से इसका पाथवे तैयार हो रहा है। लंग्स से उसके पश्चात ये ऑक्सीजन किससे मिलेगा? हीमोग्लोबिन से। हमने आपको बताया है कि ऑक्सीजन से
हीमोग्लोबिन जब मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी पदार्थ में यह कन्वर्ट हो जाएगा। तो लंग्स के पश्चात किससे मिलेगा? रक्त के द्वारा। रक्त के द्वारा जब मिल जाएगा उसके पश्चात जो है ये जिस भी कोशिका तक जिसकी आवश्यकता होगी पुनः लाया जाएगा हार्ट में, और उसके पश्चात जिस भी सेल को, जिस भी कोशिका को इसकी आवश्यकता होगी वहां पे उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो सही पाथवे की अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे आएगा फुफ्फुस के द्वारा, दूसरे नंबर पे आएगा रक्त के द्वारा, और तीसरे नंबर पे आएगा ऊतक के द्वारा। तो 2, 1, 3 कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहले लंग्स से रक्त और रक्त के बाद पुनः किसमें आएगा? ऊतकों में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आहार में, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, केवल क्षुद्रांत में होता है। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। कथन और कारण के संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा ऑप्शन है आपका दोनों गलत हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे कथन में दिया गया है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो केवल शब्द का अगर कहीं पे प्रयोग हुआ है, केवल शब्द का प्रयोग कहीं पे अगर हुआ है तो आप 90% चांसेस मान के चलिएगा कि वो आपका कथन गलत होगा। ये एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है। अगर आपको न पता होगा, नहीं पता होगा तो ये आप इसको आप अपना सकते हैं। केवल शब्द अगर लगा रहे कहीं पे भी तो उसको आप गलत कर सकते हैं। 90% केसेस में ये सही निकलता है। 90% आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर केवल शब्द का प्रयोग किया गया है तो क्या आप लगा देंगे? गलत। 90% केस में, जबकि ऐसा नहीं है, कोई एक रिजिड कॉन्सेप्ट ये नहीं है, 10% सही भी हो सकता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि केवल क्षुद्रांत में प्रोटीनों का पाचन होता है। क्षुद्रांत का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोटीन का पाचन होता है? तो आपने देखा है कि हमारे अमाशय में जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, हमारे अमाशय में जो है हमारे अमाशय में 3 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। और इसमें से जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो अमाशय से ही प्रोटीन का पाचन शुरुआत हो जाती है। और यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? केवल क्षुद्रांत में होता है। केवल क्षुद्रांत में नहीं होता है, अमाशय में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, दोनों जगहों पे होता है। इस वजह से हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जब कथन गलत हो जाएगा तो यहां पे आप एलिमिनेट करके जो है सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरे कार्ड को भी देख लेते हैं। क्या कार्ड दिया गया है कि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया है कि अग्नाशय के द्वारा जो है 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जिसमें से जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो जब ये अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम डियोडेनम में आता है, डियोडेनम किसका पार्ट है? क्षुद्रांत का पार्ट होता है, क्योंकि हमने क्षुद्रांत के 3 हिस्से बताए जिसमें से प्राथमिक हिस्सा कौन सा होता है? डियोडेनम। तो जब ये अग्नाशय से प्रोटीन को पचाने वाला ट्रिप्सिन नामक एंजाइम उस में आता है, डियोडेनम में आता है, तो प्रोटीन का पाचन की क्रिया वहां पे संपादित होती है। तो
अंगनाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ये कारण बिल्कुल सही है। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्या है? ए गलत है, दूसरा क्या है? आर सही है। तो अगर मैं यहां पे जाऊं तो आपका ये जो चौथा ऑप्शन मिल रहा है ए गलत है, परंतु आर क्या है? सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया जो पिछले चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, इसी वजह से हमने उन्हीं को लिया है। और आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी प्रेफर करती है कॉन्सेप्ट को। आप सब कुछ समझ लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन जब तक वो आपके प्रैक्टिस में नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन, वो प्रश्न प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से पढ़ते समय, यूपीएससी की तैयारी करते समय कॉन्सेप्ट को समझने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया करिए। क्योंकि हमने आपको बताया था, जब जैसे कि हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि ठीक है आपने आरबीसी पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए, प्लेटलेट्स पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस अगर यूपीएससी के देखा जाए तो एप्लीकेशन से आते हैं। जैसे कि रुधिर वर्ग से आता है। रुधिर वर्ग को हमने पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर भी बांटना सिखाया। उसके पश्चात माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पे आने वाले बच्चों में संभावित और संभावित ब्लड ग्रुप को भी समझने का प्रयास किया। हार्ट के पूरे एनाटॉमी को हमने विस्तार से समझने की कोशिश किया। तो इसी क्रम में जो है सारी चीजों को आप बहुत क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों को करते रहेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। कुछ लोगों को क्वेरी है नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए आप परेशान एकदम ना होइए। 1-2 दिन में जो है पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन नोट्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत गंभीरता पूर्वक सुनने और समझने का प्रयास करिए। क्योंकि यूपीएससी नोट्स से, किताबों से बहुत आप अलमारी भर लेंगे किताबों से, उससे सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन होगा आपकी अपनी समझ को बढ़ाने से। जितना आप चीजों को बहुत व्यवहारिक ढंग से लेकर आएंगे, उतना ही सारी चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। और आपके कमेंट्स के माध्यम से मैं आपके अप्रोच के, आपके माइंड लेवल को जरूर पहचान सकता हूं कि आपका माइंड लेवल क्या है, और उसके आधार पे मैं ये बता सकता हूं कि बस थोड़ा सा और आप व्यवस्थित हो जाएंगे तो बहुत ही चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्योंकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं बहुत व्यवस्थित ढंग से पढ़ रहे हैं, बस उसको एक क्रमबद्ध ढंग से उसको निरंतर जारी रखिए। आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पे, जहां पे हमने छोड़ा था। एक बार फिर से वहीं से रिकंटिन्यू करते हैं। बात कर रहे थे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। अनाक्षी श्वसन के बारे में हमने आपको समझा दिया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। आक्षी श्वसन के बारे में हमने बता दिया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। बाह्य श्वसन पे हम बात कर रहे थे। बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और इसके अंतर्गत हमने बातें करना शुरू किया था कि बाह्य श्वसन के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक श्वासोच्छ्वास आता है, दूसरा आता है गैसों का विनिमय। तो बाह्य श्वसन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि कोशिकाओं से बाहर होने वाले श्वसन को हम बाह्य श्वसन कहेंगे, और जैसे ही वो ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा कोशिका के अंदर तो हम कहेंगे यह एक प्रकार का आंतरिक श्वसन है। और उसमें हमने आपको बताया कि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स 2 स्टेप्स होते हैं। उन दोनों स्टेप्स के माध्यम से श्वसन की क्रिया संपादित होती है। तो मैं बात कर रहा था बाह्य श्वसन की। तो कैसे बाह्य श्वसन के अंतर्गत श्वासोच्छ्वास होता है? श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में 2 चीजें आती हैं, निःश्वसन और उच्छ्वास। निःश्वसन का मतलब होता है सांस लेना, और उच्छ्वास का मतलब होता है सांस को छोड़ना। तो कैसे हम सांस ले पाते हैं, कैसे हम निःश्वसन कर लेते हैं, और कैसे हम उच्छ्वास करते हैं, इसी चीज को आज हमको समझने की जरूरत है। तो देखते हैं कि कैसे हम इंस्पायरेशन करते हैं, किस तरीके से हम इंस्पायरेशन करते हैं। देखिएगा, इस फिगर को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यहां तक की चीजों को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि यहां पे आपका जो है नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के पश्चात लैरिंग्स, बीच में आपका एपिग्लॉटिस, उसके पश्चात ये आपका हो जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के पश्चात आपका ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिए हैं। अब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो दोनों लंग्स होते हैं, ये दोनों लंग्स होते हैं, ये एक हमने आपको बताया कार्टिलेज की एक संरचना होती है। इस कार्टिलेज की एक संरचना को बोला जाता है डायफ्राम। इस कार्टिलेज की संरचना को बोला जाता है डायफ्राम।
और ये डायफ्राम जो होता है एक मसल से, एक मांसपेशियों से संरचना से बनी होती है, और उस मांसपेशी की संरचना को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल या इंटरकोस्टिशियल्स मसल्स भी इसको कहा जाता है। अब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से कोई व्यक्ति निःश्वसन करता है, यानी कि वायुमंडल में जो व्याप्त गैसें हैं उनको ग्रहण करता है, और कैसे उच्छ्वास करता है, कैसे एक्सपायरेशन करता है, कैसे ये बाहर करता है इन गैसों को। तो निःश्वसन के लिए पहले समझते हैं कि कैसे इंस्पायरेशन करता है। ये जो इंटरकॉन्स्टिशियस मसल्स होता है, ये जो आपका डायफ्राम होता है, ये कार्टिलेज की बनी हुई संरचना होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्टिलेज की बनी हुई संरचना है, ये हल्का सा फैल भी सकती है, हल्का सा संकुचित भी हो सकती है, क्योंकि कल हमने आपको ये बताया था कि कार्टिलेज की ये परम विशेषता होती है कि इसमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। तो जब ये डायफ्राम नीचे आता है, जब ये डायफ्राम नीचे आता है, आप समझ सकते हैं, तो ये फेफड़े को भी क्या करेगा, लेके नीचे आएगा। यानी ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम कहें कि ये जो डायफ्राम है इसकी लंबाई ये नीचे चला है, ये नीचे चला है, और जब ये नीचे चला आएगा तो इसका मतलब ये जो फेफड़ा है, इस फेफड़े का आयतन भी क्या हो जाएगा, इन दोनों फेफड़े का आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसके साथ में ये भी नीचे चला आएगा। जैसे ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि इसके साथ में कोई अगर संरचना लगी हुई है और अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब डायफ्राम नीचे आता है तो फेफड़े की लगी हुई जो संरचना होती है वो भी नीचे चली आती है, और जब ये नीचे चली आएगी, जब ये नीचे चली आएगी तो यहां का आयतन क्या हो जाएगा, यहां का आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने की वजह से, आयतन बढ़ने की वजह से यहां का प्रेशर जो होगा, यहां का प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए यहां पे अगर 500 ml वायु थी तो अब क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा, अभी भी 500 ml होगा तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि बाहर का वायुमंडल का जो प्रेशर होता है वो अधिक होने के कारण, वो प्रेशर अधिक होने के कारण जो होता है, यह वायु बाहर से अंदर प्रवेश करने लगती है। यानी कि यह नासा गुहा से होते हुए हमारे जो है फेरिंग्स लाइनिंग से होते हुए, ये ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में प्रवेश करने लगती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गमन करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आगे हम चल के बात करेंगे कि किस तरीके से विनिमय होता है, तब भी आपका यही कॉन्सेप्ट रहेगा। याद रखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा गमन होता है। तो वायु जो है, वायुमंडल में जो भी व्याप्त गैसें हैं, अभी मैं गैस बोल रहा हूं, अभी कौन कौन सी गैसें उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो वायुमंडल में जो भी व्याप्त गैसें होंगी वे क्या होंगी, ये हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में प्रवेश कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर अधिक है, अंदर का प्रेशर, फेफड़े के अंदर का प्रेशर क्या है, कम है। और ये वायु कब तक बाहर से अंदर आती रहेगी, कब तक आती रहेगी, ये तब तक आती रहेगी जब तक दोनों का प्रेशर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो हम जब सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो एक निश्चित मात्रा में ही श्वास ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं निश्चित मात्रा में? क्योंकि जैसे ही दोनों का प्रेशर, जैसे दोनों का दाब समतुल्य हो गया, जैसे बराबर हो गया, उसके पश्चात हम अधिक दाब, उसके पश्चात हम अधिक श्वास नहीं ले पाते। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपका लंग्स में प्रवेश कर गया। अब पुनः हमको कुछ ऐसे गैसेस आ जाते हैं हमारे फेफड़े में जो हमारे लिए अनुपयोगी होती हैं, हमारी कोशिकाओं के लिए उनकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती है। तो इनको शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, तो उसके लिए एक्सपायरेशन, उच्छ्वास किया जाता है। तो यह प्रोसेस कैसे होता है? तो अब तक जो डायफ्राम नीचे आया था, जो डायफ्राम नीचे आया था, वो डायफ्राम जो है अब क्या होता है, पुनः ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये जो डायफ्राम नीचे की तरफ आया था, अब ये पुनः क्या हो जाएगा, यह अपनी स्थिति में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब जब ऊपर आ जाएगा तो पुनः फेफड़े का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां का आयतन जो होगा, जो बढ़ा हुआ आयतन था वो क्या हो जाएगा, अब आयतन जो बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, उसके पश्चात यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां का प्रेशर बढ़ जाएगा।
अगर आयतन कम हो जाएगा तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब प्रेशर अधिक हो जाएगा, किससे प्रेशर अधिक हो जाएगा, वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल में इस समय जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी अपेक्षा कम हो जाएगा। और जब प्रेशर यहां अधिक यहां कम, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु क्या करेगी, गमन करने लगेगी। यानी कि जो भी फेफड़े में वायु रहेगी वो अब क्या होगा, लंग से बाहर निकल के जो है ट्रैकिया के माध्यम से जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो कुल मिला के केवल एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु गमन करती है। तो सबसे प्रारंभिक चरण में यानी कि निःश्वसन की क्रिया में, यानी कि इंस्पायरेशन की क्रिया में फेफड़े में जो होता है प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर जो है प्रेशर अधिक होने के कारण जो है वायु प्रवेश कर जाएगा। और क्यों कम होगा, क्योंकि आपका ये डायफ्राम नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये डायफ्राम नीचे आ जाएगा। और जबकि दूसरे टर्म्स में, कंडीशन में, एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम ऊपर जाएगा। अब ये क्यों ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है और इसको संतुलित करने का कार्य हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है, मानव मस्तिष्क करता है। मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, आगे चल के हम बात करेंगे कि मानव मस्तिष्क का जो पश्च हिस्सा होता है इसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। और उसी मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा ये श्वसन की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं कि जब वायु प्रवेश करती है हमारे लंग्स में, तो हमारे वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑर्गन भी होती है, हीलियम भी होती है, नियॉन भी होती है। ये सारे गैसेस पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। मुख्यतः अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन, लगभग 78% जो है पाई जाती है, कहीं कहीं 79 भी मिलता है, तो दोनों आपका सही है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 78 भी सही है, 79 भी सही है। 78 मानिएगा यहां पे कि 78%। ऑक्सीजन जो है 21% लगभग पाई जाती है। ये सारे वैल्यू आपके अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, लगभग होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे प्रदूषण अगर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगा, कहीं पे वायु स्वच्छ है तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम वायु को ग्रहण करते हैं यानी कि अंदर करते हैं, यानी कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, तो उस समय नाइट्रोजन 78% एज इट इज जितना वायु में है, ऑक्सीजन जितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये सारे गैसेस इस लंग्स में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन हमारे शरीर के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए उपयोगी कौन सा गैस होता है, हमारे शरीर के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए उपयोगी ऑक्सीजन। क्योंकि हमने बताया है कि श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का विखंडन हो सकता है और लगभग 686 कैलोरी ऊर्जा ऑक्सीजन के दौरान बाहर निकलती है। तो कुल मिला के अगर कोशिकाओं तक की बात करें तो कोशिकाओं को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, नियान की आवश्यकता नहीं है, हीलियम की आवश्यकता नहीं है, आर्गन की आवश्यकता नहीं है। तो इनको शरीर से बाहर जाना चाहिए। तो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, उच्छ्वास करते हैं, तो उस दौरान नाइट्रोजन जितनी मात्रा में हम ग्रहण किए रहते हैं उतनी मात्रा में हम बाहर कर देते हैं। यानी 78% हम ग्रहण भी करते हैं और 78% हम बाहर भी कर देते हैं। किसी ने कमेंट भी किया था कि सर कैसे ये नाइट्रोजन भी हम ग्रहण करते हैं तो कैसे जो है कितनी मात्रा में हम इसको बाहर करते हैं। तो 78% हम ग्रहण करते हैं, 78% ही हम नाइट्रोजन को हम बाहर भी कर देंगे। क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि वह कौन सी गैस होती है जिसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है श्वसन की क्रिया के दौरान। तो नाइट्रोजन, क्योंकि 78% ही हम ग्रहण करते हैं उतना वो हम बाहर कर देते हैं। ऑक्सीजन को हम 21% ग्रहण करते हैं और बाहर कितना करते हैं, 17%। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम पूरे ऑक्सीजन का हम उपभोग कर लेंगे। लगभग 21% में से हमने कहा कि 17% जो है हम बाहर कर देते हैं, 17%। तो अगर पूछा जाए कि कोशिकाओं के द्वारा कितना परसेंट ऑक्सीजन यूज किया गया तो लगभग 4%, क्योंकि 17% हम उसको क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं।
इसके पश्चात हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण तो 0.03% करते हैं, जैसा कि वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी होती है? 0.03%। तो 0.03% को हम इंस्पायरेशन करते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो कितना? 4%। अब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि सर ये 4% कैसे आएगा, जबकि हमने ग्रहण कितना किया है? हमने ग्रहण केवल 0.3% ग्रहण किया है। तो वो इस वजह से 4% आ जाएगा, क्योंकि जब कोशिका ग्लूकोज का विखंडन करती है तब भी क्या मिलता है? तब भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आपने रिएक्शन में देखा होगा, रिएक्शन में आपने देखा होगा कि जब ग्लूकोज का विखंडन हो रहा था, यहां पे जब ग्लूकोज का विखंडन हो रहा था तब भी क्या हो रहा था? तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो वहां पे ऐड हो जाएगी। और दूसरा कारण ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक घुलनशील होती है, अधिक सोल्यूबल होती है। इस वजह से यह अपनी मात्रा को ज्यादा बढ़ा लेती है। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाती है, 4% हो जाती है। तो लगभग हम 4% बाहर करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता मानव के शरीर को नहीं है। तो कुल मिला के यहां पे ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को 21% जो है करते हैं, नाइट्रोजन को 78%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03%। लेकिन जब हम बाहर करते हैं, यानी कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, तो उस दौरान हम लगभग 17% ऑक्सीजन को बाहर कर देंगे। यानी कि कोशिकाओं के द्वारा जो उपभोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी वो लगभग 4%। और वो कौन सी वैल्यू है जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम 78% ग्रहण कर रहे हैं और 78% एज इट इज बाहर कर दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मान में परिवर्तन आता है, 0.03% को हम इनहेल कर रहे हैं, जबकि एक्सपायरेशन के दौरान हम लगभग 4% इसको बाहर कर दे रहे हैं। तो यह चीज आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो किस प्रकार से ब्रीथिंग की क्रिया हुई, किस प्रकार से उसके अंतर्गत इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रिया हुई, इन सारी चीजों को हमने समझने की कोशिश किया। तो आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। अब बाह्य श्वसन के अंतर्गत जो है पहला स्टेप श्वासोच्छ्वास को हमने पढ़ लिया। अब दूसरा स्टेप होता है गैसों का विनिमय। तो गैसों का विनिमय कैसे होता है? गैसों का विनिमय का मतलब है कि ये ऑक्सीजन तो आ गया इस लंग्स में, इसमें फेफड़े में आ गया है, तो अब ये कैसे ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के साथ मैच करेगा? क्योंकि श्वसन का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य इसके बारे में हमने आपको बताया है। श्वसन का मूल उद्देश्य है कि इस कोशिका तक ऑक्सीजन को किसी तरीके से पहुंचाकर ग्लूकोज का विखंडन करना। तो अभी इस कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, अभी कहां पे है? लंग्स में। तो लंग्स में इस कोशिका तक पहले कैसे पहुंचेगा? पहले ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में मिलाना पड़ेगा, रक्त में मिलाना पड़ेगा। तो कैसे ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मैच करेगा? और ये कोशिका के द्वारा जो विखंडित ग्लूकोज था जिसके द्वारा इसकी एनर्जी समाप्त हो गई है, तो इसका मतलब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए अनुपयोगी है, तो इसको शरीर से बाहर करना है तो वो भी तो इसी रास्ते से बाहर होगा। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इस फेफड़े में जाएगा और कैसे फेफड़े से ऑक्सीजन रुधिर में आएगा? इन दोनों प्रोसेस को कहा जाता है गैसों का विनिमय, यानी कि एक्सचेंज। कि कैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में और कैसे ऑक्सीजन जो है इस फेफड़े से रुधिर वाहिनियों में आता है। यही प्रोसेस जो होता है वो गैसों का विनिमय या गैसों का एक्सचेंज कहलाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि गैसों का विनिमय क्या होता है। देखिए, पहली चीज तो आपको ये समझना है कि गैसों के विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो कहां पे संपन्न होती है? कूपिकाओं में। कहां पे संपन्न होती है? कूपिकाओं में होती है। गैसों के जो विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, वो कूपिकाओं में संपन्न होता है। कूपिका क्या होती है? वायु कोष्ठक क्या होता है? हमने आपको बताया है
कि हमारे लंग्स में जो है लगभग 300 मिलियन एल्वेलाई पाए जाते हैं, 300 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक गुब्बारे के जैसी संरचना होती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसी टाइप्स की एक संरचना पाई जाती है जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं। और एल्वेलाई या जो वायुकोष्ठक होता है, यही बेसिकली संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है लंग्स की या फेफड़े की। तो कैसे इस एल्वेलाई में एक्सचेंज होगा गैसों का, और बेसिकली दो गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन को कोशिकाओं को जरूरत है, तो वह फेफड़ों से जो है कोशिकाओं की तरफ मूव करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है तो वो कोशिकाओं से फेफड़े की तरफ जाएगी। तो कैसे एक्सचेंज हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, पहली चीज की ये चीज आपको समझना है कि गैसों का विनिमय का प्रोसेस लंग्स में कहां पे होता है, तो ये लंग्स में, कूपिकाओं में या एल्वेलाई में होता है। कैसे होता है समझने का प्रयास करिएगा। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि हमेशा हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर की तरफ जो है गमन करेगी वायु। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, गमन करेगी। तो होता क्या है यहां पे, ये हमारे क्या है, ये हमारा रुधिर वाहिनी है, ये हमारा पूरा क्या है, रुधिर वाहिनी। इस रुधिर वाहिनी में ठीक इसी तरीके से ये आपका एल्वेलाई यहां पे स्थित होता है, और विसरण की क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा जो है ये, यानी कि इस एल्वेलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किधर जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पाथवे पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को किधर से किधर जाना है। तो पहले अगर रुधिर वाहिनियों में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एल्वेलाई में ऑक्सीजन होगा, इस लंग से ऑक्सीजन निकल के रुधिर वाहिनी में आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इस रुधिर वाहिनी से निकलकर इस लंग्स में आएगा। तो ये जो एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई में क्या है, अभी एल्वेलाई में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है इस एल्वेलाई से निकलकर, इस कूपिकाओं से निकलकर ये चला आता है किसमें, इस कूपिका में चला आएगा। क्यों चला आता है, वो इस वजह से चला आता है क्योंकि यहां पे जब हम इनहेल करते हैं तो यहां पे ऑक्सीजन का जो वायुदाब होता है वो अधिक होता है, और यहां पे ऑक्सीजन कम पाया जाता है। इस वजह से वायुदाब यहां पे, प्रेशर यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि यह कोशिकाओं के द्वारा यूज कर लिया गया है ऑक्सीजन। इस वजह से प्रेशर यहां पे कम, और यहां पे अभी हमने इनहेल किया है तो कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है इस रुधिर वाहिनी में चली आएगी, और जैसे ही रुधिर वाहिनी में आएगी, रुधिर वाहिनी में है रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से मिल जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगा, जैसे ही ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन मिलेगा, वह बना लेगा क्या, वह बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वह कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो ये चीज आपको कन्वर्ट जो है कि इस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो गया। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के परिपेक्ष में क्या है कि रुधिर वाहिनी में कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसको कहां पे जाना है, इसको कूपिकाओं में जाना है, एल्वेलाई में जाना है, उसके बाद कूपिकाओं से लंग्स में जाएगा, लंग्स में बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया से शरीर से बाहर। तो कैसे होता है यहां पे, इसका मतलब यह है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से यहां निकलना है तो इसका मतलब है कि प्रेशर यहां पे होगा हाई प्रेशर, और यहां पे प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। क्यों लो प्रेशर होगा, क्यों यहां पे हाई प्रेशर होगा, वो इस वजह से क्योंकि जब हम ग्रहण कर रहे हैं वायु को तो मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल कर रहे हैं, जबकि कोशिकाओं के द्वारा उपयुक्त हो जाने के पश्चात, ग्लूकोज का विखंडन हो जाने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक, और प्रेशर अधिक हो जाने के कारण, कूपिकाओं में प्रेशर कम हो जाने के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर वाहिनियों से निकलकर विसरण की क्रिया के द्वारा ये पहुंच जाती है, कहां पे, ये पहुंच जाती है इस कूपिका में। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इस रुधिर वाहिनी से निकलेगा और इस कूपिका में प्रवेश कर जाएगा। कूपिका से फिर कहां पे जाएगा, लंग्स में, और उसके पश्चात शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, इस प्रोसेस को कहा जाता है गैसों का विनिमय।
या एक्सचेंजेस ऑफ गैस। तो इस समय आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस रुधिर वाहिनी में है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पे, ये रुधिर के माध्यम से जिस भी कोशिका को आवश्यकता होगी उस कोशिका तक पहुंचा दिया जाएगा। और जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा उसके पश्चात ही बाह्य श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाएगी और अंतः श्वसन की क्रिया शुरुआत हो जाएगी, यानी कि आंतरिक श्वसन जो कोशिकाओं के अंदर संपन्न होने वाला है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आगे का प्रोसेस किस तरीके से संपन्न होता है। हाँ, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गैसों का जो परिवहन होता है उसमें ऑक्सीजन के बारे में हमने बताया है कि किसके माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, या जो कोशिकाओं से ये ये ब्लड सेल से जो एल्वोलाई में जाता है या कोशिकाओं में जाता है, तो ये तीन माध्यमों से जाता है, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोमिनो यौगिक के रूप में और प्लाज्मा में घुलकर। तीन माध्यमों में से जाता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात आपको यह है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय होता है, जो लेन देन होता है या जो परिवहन होता है रुधिर वाहिनियों से कोशिकाओं में, जो सबसे ज्यादा परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में। क्यों बाइकार्बोनेट के रूप में? क्योंकि हमारे प्लाज्मा में सोडियम पाया जाता है और पोटेशियम पाया जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक परिवहन होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके पश्चात कार्बोमिनो यौगिक के रूप में सर्वाधिक होगा 30%। इसके पश्चात प्लाज्मा में घुलकर लगभग 7% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन के रूप में तीन चीजें भाग लेती हैं। बाइकार्बोनेट के रूप में वो परिवहन होता है, रुधिर वाहिनियों में जाता है और कोशिकाओं तक प्रवेश करता है, कार्बोमिनो यौगिक के रूप में और प्लाज्मा में घुलकर। जबकि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वह केवल और केवल हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, कुछ मात्रा में प्लाज्मा के रूप में होता है। लगभग 98.5% जो है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। लगभग 1.5% जो है ये प्लाज्मा के थ्रू हीमोग्लोबिन का परिवहन हमारे रुधिर में होता है। जबकि हमारे रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन तीन रूपों में होगा। पहला बाइकार्बोनेट के रूप में सर्वाधिक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 70%। दूसरे नंबर पे कार्बोमिनो यौगिक के रूप में लगभग 23% और तीसरा प्लाज्मा में घुलकर लगभग 7%। इसके पश्चात बात करते हैं, हमने आपको बताया है कि किस तरीके से इंटरनल रिस्पायरेशन होगा, किस तरीके से अंतःश्वसन होगा। तो अंतःश्वसन के बारे में सबसे खास बात आपको यह याद रखनी है कि कोशिकाओं के अंदर होने वाले श्वसन को, सेल के अंदर होने वाले श्वसन को हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहेंगे, अंतःश्वसन कहेंगे। और अंतःश्वसन की जो क्रिया होती है वो दो स्टेप में संपन्न होती है, दो चरण में संपन्न होती है। पहले चरण को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और दूसरे चरण को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो दो चरण में ये संपन्न होती है। किताबों में आप देखेंगे तो बहुत उलझाने वाले ये रिएक्शन, बहुत तमाम रिएक्शन दिए गए हैं। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस थोड़ी देर जो है आप कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस होता है, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब हमने आपको बताया है कि सेल के अंदर अब ऑक्सीजन पहुंच गया है, सेल के अंदर अब ग्लूकोज भी पहुंच गया है। तो अब किस तरीके से ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का विखंडन होगा, टूटेगा, और किस तरीके से एटीपी का उत्पादन होगा, और अगर एटीपी का उत्पादन हो रहा है तो कितना एटीपी का उत्पादन होगा, इन्हीं सारी चीजों को हमको समझना है इस इंटरनल रिस्पायरेशन के अंतर्गत। तो इंटरनल रिस्पायरेशन में पहला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में पहली खास बात आपको यह याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमपी पाथवे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसको एम्बेडन, मेयरहाफ और पार्सन नामक तीन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले खोजा था, उसके बारे में समझाने बताने का प्रयास किया था। इसी वजह से इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। किसको? ग्लाइकोलिसिस साइकिल को।
इसके पश्चात अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन के समान होता है। यानी कि अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो यह भी जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही संपन्न होता है। तो अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी कि अनाक्षी श्वसन की तरह ही रिएक्ट कर रहा है। तीसरी खास बात यह याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है अनाक्षी श्वसन के बारे में जैसे हमने बताया है कि तो यह भी जीवाणु नीलहरित शैवाल आंतरिक कोशिकाओं में संपन्न होगा, क्योंकि आपको हमने ये बताया है कि अनाक्षी श्वसन की क्रिया बीजों की फलभित्तियों में, मनुष्यों की गहरी मांसपेशियों में, जीवाणुओं में आदि में संपन्न होती है। तो ये भी आपका अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन के समान ही हो रही है तो जीवाणु नीलहरित शैवाल और आंतरिक कोशिकाओं में ही संपन्न होगी। इसमें खास बात आपको यह याद रखना है कि इस क्रिया में यानी कि इस स्टेप में जो है 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और 4 एटीपी का निर्माण होता है। 2 पायरुविक अम्ल बनेंगे और 4 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी जो है वह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में खर्च हो जाती है। अब यहां पे सवाल उठ सकता है कि कैसे कहां पे 2 एटीपी खर्च हो गया। तो 2 एटीपी एक रिएक्शन होता है जिसको कहा जाता है फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन की क्रिया के दौरान 2 एटीपी खर्च हो जाता है। उतना अधिक जानने की आपको आवश्यकता नहीं है और नहीं उतना ज्यादा वो आपसे पूछने वाला है। आपको बस इतना समझना है कि 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा और 4 एटीपी का निर्माण होगा। 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं तो कितने शुद्ध एटीपी बचे? तो 2 शुद्ध एटीपी बचते हैं। तो क्वेश्चन आपका 3 यहां पे पूछा जाएगा, कितने पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा? तो 2 पायरुविक अम्ल का। कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का शुद्ध लाभ? ये शुद्ध लाभ जो है ये शब्द जरूर दिया रहेगा। तो शुद्ध लाभ जो है कितने एटीपी का होगा? 2 एटीपी का। तो कुल मिला के अगर हम बात करें पायरुविक ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान कितने एटीपी हमको प्राप्त होते हैं, तो 2 एटीपी का हमको शुद्ध लाभ होता है, जबकि 4 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में खर्च हो जाते हैं। अब आगे जो स्टेप है जिसको हम क्रेब्स चक्र कहेंगे, क्रेब्स साइकिल कहेंगे, यही 2 पायरुविक अम्ल जो है ये आगे उस दूसरे स्टेप में प्रवेश करेगा और आगे एटीपी को उत्पादित करने का कार्य करेगा। तो क्या क्या खास बात आपको याद रखनी है? पहली बात आपको ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इसको अवायवीय श्वसन के समान होता है, जीवाणुओं में संपन्न होता है, आंतरिक मांसपेशियों में संपन्न होता है और 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, साथ ही साथ 4 एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन 2 एटीपी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में खर्च हो जाते हैं, तो कुल शुद्ध एटीपी का लाभ 2 होता है। और यहां पे एक चीज और याद रख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो वो कहां पे संपन्न होगा? वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में ही संपन्न होगा। अब ये 2 पायरुविक अम्ल क्रेब्स में प्रवेश करेगा और आगे के एटीपी का जो है उत्पादन करने की कोशिश करेगा। तो कैसे देखिएगा, क्रेब्स साइकिल के विषय में पहली महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखनी है। क्रेब्स साइकिल के विषय में पहली महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि इसकी खोज 1924 में 1924 में एक वैज्ञानिक है हैंस क्रेब्स। हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो ग्लाइकोलिसिस चक्र में बना हुआ 2 पायरुविक अम्ल है, ग्लाइकोलिसिस चक्र में जो बना हुआ 2 पायरुविक अम्ल है, वो पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड जो है क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है और पायरुविक अम्ल में वो क्षमता होती है, एक पायरुविक अम्ल में वो क्षमता होती है कि एक पायरुविक अम्ल से 18 एटीपी का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें कि एक पायरुविक अम्ल से कितने एटीपी का निर्माण किया जा सकता है, तो एक पायरुविक अम्ल से लगभग 18 एटीपी का निर्माण किया जा सकता है, 18 एटीपी का निर्माण किया जा सकता है। तो अगर यहां पे 2 पायरुविक अम्ल हैं,
यहाँ पे 2 पाइरुविक अम्ल हैं, तो कितने एटीपी का निर्माण होगा? तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका 36 एटीपी का निर्माण होगा। कितने एटीपी का? 36 एटीपी का। तो क्रेब्स चक्र के दौरान जो हमको 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, वो किससे प्राप्त हो रही थी? इसी 36 एटीपी से प्राप्त हो रही थी। तो क्वेश्चन अगर 2 तरीके से यहां पे पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान कितने शुद्ध एटीपी का लाभ? 2। क्रेब्स चक्र के दौरान कितने एटीपी का लाभ हो रहा है? तो 36 यानी कि 36 एटीपी का लाभ हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि एक ग्लूकोज का अगर कोई अणु है, एक ग्लूकोज का कोई अणु है और उसको हम विखंडित कर रहे हैं, उसको अगर हम तोड़ रहे हैं, तो कितने एटीपी का लाभ हो रहा है? कितने एटीपी बन रहे हैं? तो 2 पाइरुविक अम्ल में बन रहे हैं, सॉरी 2 ग्लाइकोलिसिस चक्र में बन रहे हैं, और 36 कहां पे बन रहे हैं? क्रेब्स के दौरान। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 38 एटीपी। कि टोटल कितने एटीपी बन रहे हैं? 38। यानी कि अगर हम एक ग्लूकोज के अणु का विखंडन करें तो टोटल कितने एटीपी का निर्माण होगा? टोटल 38 यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होगा। क्रेब्स चक्र के बारे में 2-3 बातें और याद रखनी चाहिए आपको कि यह भी कोशिका के कहां पे संपन्न होता है? सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, लेकिन अल्प मात्रा में ये साइटोप्लाज्म में भी संपन्न होता है, कोशिका द्रव में भी संपन्न हो सकता है। लेकिन सर्वाधिक जो इसका जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो कहां पे होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रेब्स चक्र में और आपके ग्लाइकोलिसिस चक्र में। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। थोड़ा सा रिएक्शंस की वजह से हो सकता है ये चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर ना लगे हों या आपको ना समझ में आए, तो एक बार और आप वीडियो को थोड़ा सा पास करके देखेंगे तो चीजें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा सारी चीजें, क्वेश्चंस की प्रकृति आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी कुछ चीजें और बची हुई हैं इसमें, जैसे कि रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है, आरक्यू क्या होता है, यानी कि जिसको हम श्वसन भागफल के नाम से जानते हैं। श्वसन भागफल किसे कहा जाता है? और टाइडल, वाइटल, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? तो लगभग 10 मिनट का और इसमें क्लास बचा हुआ है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट चैप्टर पे यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम पे मूव कर जाएंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों पे मूव कर जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर श्वसन की बात किया जाए तो श्वसन से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, लेकिन अगला जो चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।